हाय गाइस, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो सर ये क्लास कब होती है? ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनको ये पता होना चाहिए ये क्लास जो अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, सर ये जो क्लास अभी हम लोग देख रहे हैं, ये क्लास झारखंड के किन किन एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है? तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेएसएससी का, या फिर किसी अन्य एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जो नोटिफिकेशन अपडेट्स होती है वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले दो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। पहला, तो ये क्लास जो अभी हम लोग देख रहे हैं, यानी झारखंड के करंट अफेयर्स का क्लास 2 से 3 दिन तक नहीं हो सकता है। कारण यह है कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो बाहर जाने के कारण यह क्लास 2 से 3 दिन तक नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन तक यह क्लास नहीं होगा तो आप लोग करेंगे क्या? 2 से 3 दिन तक जनवरी मंथ के, फरवरी मंथ के और मार्च के तीनों महीनों के पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग एक ही क्लास में कर चुके हैं। तो आप इन तीनों मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो एक एक क्लास हुई है, एक एक क्लास में इन तीनों मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा चुका है। तो आप उन क्लासों को एक बार देख ले और इन तीनों महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये क्लास जब शुरू होगी तो ये जो बचे हुए करंट अफेयर्स रहेंगे 2-3 दिन के, उसको हम आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो हमें बहुत ही ज्यादा शौक है कि हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन जो है हो गया है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रे करते हैं भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को अब शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? झारखंड किस स्थान पे रहा है? तो आप लोग क्वेश्चन देखिए एक बार, फिर इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जाता है और झारखंड को कौन सा पोजीशन जो है इस रिपोर्ट में दिया गया है। तो बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, झारखंड को इसमें 7वां पोजीशन दिया गया है। झारखंड के रैंकिंग की बात करेंगे तो 7वें स्थान पे झारखंड को रखा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वें पोजीशन पे हमारे झारखंड को रखा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है इसमें कहा क्या गया है, इसमें होता क्या है? तो इसमें किसी राज्य के लोगों को कितना न्याय मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के लोगों को कितना न्याय मिलता है, वहां पे राज्य सरकार के द्वारा राज्य के लोगों के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाती है, राज्य के लोगों को कितना फ्रीडम दिया जाता है, इन सब चीजों के आधार पर एक रिपोर्ट जो है जारी की जाती है और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट में झारखंड को 7वां स्थान दिया गया है। ठीक है सर, 7वां स्थान दिया गया है, इस आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि सर ये रिपोर्ट कौन जारी करता है
और इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट, कौन? टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है सर, अगर झारखंड को 7वां पोजीशन दिया गया है तो पहला फर्स्ट पे किसे रखा गया है? फर्स्ट पे कर्नाटक को रखा गया है, पहले स्थान पर कर्नाटक को रखा गया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे, झारखंड को 7वें पोजीशन पर रखा गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि किन किन चीजों को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे कई चीजों को कंसीडर किया जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सेवरल पैरामीटर, कई पैरामीटर्स पे कंसीडर जो है किया जाता है। ठीक है, कई पैरामीटर पे कंसीडर किया जाता है, आगे हम लोग जानेंगे। तो देखिए कई चीजों पे कंसीडर जो है किया जाता है, उनमें से एक आप देख रहे हैं पॉलिसीज पे है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए कितनी पॉलिसीज जो है बनाई गई है। झारखंड सरकार के द्वारा ही नहीं, किसी राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के लोगों के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाती है, राज्य के लोग उन पॉलिसीज का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा है जुडिशरी, यानी राज्य के लोगों को कितना न्याय जो है मिलता है, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को कितना न्याय दिया जाता है। तो कई चीजों के ऊपर, कई पैरामीटर के ऊपर इसे कंसीडर किया जाता है और इसमें हमारे झारखंड को 7वां पोजीशन जो है दिया गया है, 7th पोजीशन पे हमारे झारखंड को रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो कर्नाटक को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। साथ ही बात करेंगे सेकंड पोजीशन की, तो आप देख रहे होंगे नीचे तमिलनाडु को सेकंड पोजीशन दिया गया है। फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड तमिलनाडु। अब थर्ड की भी बात कर लेते हैं, तो थर्ड पोजीशन की बात करेंगे तेलंगाना को थर्ड पोजीशन दिया गया है। तो आप ये देखिए, अब दूसरा पॉइंट ये आता है, आप बोलेंगे सर ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया? ये जो है टाटा, किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है सर, पब्लिश कब किया गया? 4 अप्रैल 2023 में। कब तक के लिए? पूरे 2022 में। किसी राज्य के लोगों के लिए राज्य सरकार कितना काम की है, राज्य के लोगों के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई है, उस राज्य के लोग उस पॉलिसीज का कितना इस्तेमाल कर पाए हैं, राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों को कितना न्याय दे पाई है। तो इन सब पैरामीटर्स के आधार पर, इन सब पैरामीटर्स को देख के, कंसीडर करके टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा फिर पब्लिश किया जाता है। कब? 4 अप्रैल को यह रिपोर्ट पब्लिश किया गया है 2022 की। आइए झारखंड के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरे भारत में कितनी महिला जज है। तो भारत में महिला जज की बात करेंगे, भारत में हाई कोर्ट की जो महिला जज है वहां पे देखने को कम मिला है। यानी ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमारे भारत में पुरुष और महिला समान नहीं है। क्यों समान नहीं है? कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो जज है वो महिलाओं की संख्या वहां पे डिजिट जो है वो देखने को कम मिला है, महिलाओं की जो डिजिट है वहां पे देखने को कम मिला है। वही बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला जज ज्यादा है। तो महिला जज हाई कोर्ट की बात करेंगे वहां पे कम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे महिला जज जो है वो ज्यादा है। तो कहीं पे महिला कम देखने को मिल रहा है, कहीं पे महिला ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोजीशन को याद रखेंगे। इन तीनों पोजीशन पे कौन कौन से राज्य हैं और झारखंड के पोजीशन को याद रखेंगे। पहले पोजीशन की बात करेंगे कर्नाटक, दूसरे पोजीशन की बात करेंगे तो तमिलनाडु और तीसरे पोजीशन की बात करेंगे तेलंगाना। इन तीनों को याद रखेंगे और झारखंड को याद रखेंगे। झारखंड का जो पोजीशन है वो 7वां पोजीशन है। कितना? 7वां पोजीशन झारखंड का है। तो आप ये देखिएगा कर्नाटक पहले, कर्नाटक को 2020 में 14 स्थान दिया गया था, 14th पोजीशन पे थी। गुजरात जो है वो चौथे स्थान पर है। इस बार गुजरात 2020 में 6ठे पोजीशन पर थी, 6th रैंकिंग दिया गया था 2020 में। हमारे झारखंड की बात कर लेते हैं तो झारखंड जो है इस बार झारखंड को 7th पोजीशन पे रखा गया है, लेकिन पिछली बार 8th पोजीशन पे रखा गया था 2020 में। तो आप झारखंड का 2022 का रिपोर्ट और 2020 का रिपोर्ट दोनों को ही याद रखेंगे। बाकी आप में से बहुत से ऐसे भी कलाकार होंगे, आप बोलेंगे सर
यहाँ पे पहला, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां दिया गया है। तो ये मेजर मेजर जो स्टेट्स हैं उनके रैंकिंग दिए हुए हैं। फिर कई कलाकार बोलेंगे सर पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे सीरियल वाइज दिया हुआ है ही नहीं, तो हम सीरियल वाइज कैसे याद रखेंगे? तो लीजिए आप लोगों के लिए भी यहाँ पे सीरियल वाइज दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कर्नाटक पहले पे है, उसके बाद तमिलनाडु दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे, गुजरात चौथे पे है, आंध्र प्रदेश पांचवे पे है, केरला छठे पे है और हमारा झारखंड जो है 7 नंबर पोजीशन पे है। तो सीरियल रैंकिंग वाइज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और जो मेजर मेजर स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। यहां तक कोई डाउट है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में आपको कोई डाउट है? आई होप आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ पे कई पैरामीटर्स को कंसीडर करके ये रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसे कितने % रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर की, तो 2023-24 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसे कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो उसे जो है 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6.3%। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले और उसके आंसर को भी देख ले। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसे कितने % रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है? 6.3%। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है 2023-24 में 6.6%, कितने %? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। अब बोलेंगे सर 6.6% रहने का अनुमान अगर लगाया गया था तो आप हमें 6.3% क्यों पढ़ा रहे हैं? आप गलत बता रहे हैं। जी नहीं, गलत नहीं बता रहे हैं। ये पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि हमने जो 6.6% पहले कहा था अब वो 6.6% नहीं, अब हम लोग 6.6% से घटाकर 6.3% कह रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो हमारा भारत है उसकी इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 6.3% रहेगा, यानी 6.3% की ग्रोथ रेट से हमारा भारत जो है ग्रो करेगा। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है। अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है। अब एडीबी की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। कहां पे ये? तो एडीबी की हम लोग पहले बात करते हैं, ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिलीपींस में है, ठीक है। एडीबी की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के द्वारा 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये दो मेजर बैंक है, दोनों को याद रखें। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे 6.6% से घटाकर वर्ल्ड बैंक कह रही है 6.3% और एडीबी कह रही है 6.4%। तो एडीबी 6.4% और वर्ल्ड बैंक 6.6% पहले कही थी, ठीक है। अभी 6.3%, अभी जो है 6.3% कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक, तो ये आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक। अब थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब किया गया था, यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944। कब? 1944 में। 1944 में वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो की गई थी डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है। कौन? डेविड मालपास, याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, कहां पे? अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। कहां पे? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.3%, 6.6 से घटाकर 6.3। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहां पे है? मनीला। मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके द्वारा 6.4%। तो दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कितने? तो
173, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 173 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले और आप में से अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 173 चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, वहीं 297 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। किनके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 2 दिन जो है वो शोक दिवस रखा गया है, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को। क्यों? तो 2 दिन शोक दिवस जो है घोषणा की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जगन्नाथ महातो के मृत्यु होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 173 चिकित्सा पदाधिकारियों को और 297 सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां तक क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। यहां तक अगर आप लोगों को सभी चीजें क्लियर है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिल पाता है और हम आपके लिए डेली क्लास को ला पाते हैं। तो एक बार आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस जिले के नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? साइकिल ट्रैक की बात करेंगे तो क्या होता है साइकिल ट्रैक? कौन से नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं और साइकिल ट्रैक का निर्माण क्यों किया जाएगा? इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साइकिल ट्रैक की बात करेंगे तो किन किन आधार पर, कौन से पैरामीटर पर साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, इसके ऊपर आज हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस जिले के नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? तो साइकिल ट्रैक की बात करेंगे रांची नगर निगम के द्वारा, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब इसको यहां पे थोड़ा रोकते हैं और जानते हैं रांची नगर निगम के बारे में। तो हम लोग पिछले कुछ क्लासों में देखते हुए आ रहे हैं कि रांची नगर निगम ने कहा था कि 244 कितने 244 बस जो है रांची नगर निगम द्वारा खरीदा जाएगा। ठीक है, 244 बस जो है रांची नगर निगम के द्वारा खरीदा जाएगा और इन 244 में से 54 कितने 54 बस जो है वो इलेक्ट्रिक बस होंगे, इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, अब इतना तो हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक बस होंगे 54। आगे क्या देखेंगे? इन बसों का क्या किया जाएगा? रांची नगर निगम 244 बस अगर खरीदेगी तो इन बसों का करेगी क्या? इन बसों को रांची के 13 रूट में चलाएगी, जिससे रांची के जो लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मिल पाए और ट्रांसपोर्टेशन में उनको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही कम किराए पे इन बसों को रांची के लोगों के लिए चलाया जाता है रांची नगर निगम के द्वारा। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो आप जानते हैं, अगर आप लोग रांची गए होंगे तो आपको पता होगा रांची नगर निगम के द्वारा वर्तमान में भी रांची के लोगों के लिए कई बसों का परिचालन किया जाता है और इसीलिए 244 बसों का रांची नगर निगम खरीदेगी। और क्या देखे थे? और हम लोग देखे थे रांची नगर निगम जो है इस वर्ष 2801 करोड़ का, कितना 2801 करोड़ का बजट भी पेश की थी। रांची नगर निगम की बात करेंगे तो रांची नगर निगम के द्वारा 2801 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया था। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। ठीक है, अब जो है रांची नगर निगम के द्वारा ये कहा गया है कि हम पूरे रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण करेंगे। अब ये साइकिल ट्रैक का निर्माण क्यों किया जाएगा? तो साइकिल को बढ़ावा देने के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और साइकिल से फायदे बहुत है। पहला फायदा क्या है सर? पहला फायदा यह है कि साइकिल से जाम नहीं लगेगी, रांची जाम मुक्त होगा। दूसरा फायदा यह है साइकिल से पोल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? साइकिल से पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा फायदा। तीसरा फायदा यह है कि साइकिल की जो कॉस्टिंग आती है
वो ही बहुत कम आती है। लोग मतलब सभी लोग साइकिल को अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, 3 फायदे हो गए। चौथा फायदा क्या होगा? तो चौथा फायदा ये होगा, साइकिल अगर कंटिन्यू रांची के लोग चलाते रहेंगे या फिर आप चलाते रहेंगे तो आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। साइकिल चलाने से आपका हेल्थ भी मेंटेन रहता है। तो कई सारे फायदे हैं साइकिल चलाने से, इसीलिए रांची नगर निगम के द्वारा रांची में साइकिल को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसीलिए इनके द्वारा ये कहा गया है कि पूरे रांची में अब रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। अब बात आती है, आप लोग पूछेंगे या फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साइकिल ट्रैक होता क्या है और कहां पे साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? साइकिल ट्रैक का मतलब है कि साइकिल चलाने के लिए रास्ता, और साइकिल चलाने के लिए रास्ता कितना चाहिए? तो एक छोटा सा रास्ता चाहिए कि आपका साइकिल जहां से पार हो जाए। अब साइकिल चलाने के लिए रास्ता बनाएगा कहां पे? तो जो रोड है, आप देखेंगे रोड पे, तो रोड पे एक रोड होता है गाड़ी पे चलने के लिए, गाड़ी चलने के लिए। रोड के साइड पे क्या होता है? तो रोड के साइड पे होता है फुटपाथ, जहां पे लोग चलते हैं। एक रोड होता है जहां पे गाड़ी चलता है, एक होता है फुटपाथ जहां पे लोग चलते हैं। हम और आप पैदल चलते हैं, रोड पे तो गाड़ियां चलती है और हम लोग पैदल चलते हैं, उसे कहते हैं फुटपाथ। अब रोड और फुटपाथ के बीच में एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? आइए समझते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से रोड और फुटपाथ के बीच में एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। या तो इस तरीके से किया जाएगा या तो फिर इस तरीके से किया जा सकता है। रोड और फुटपाथ के बीच में एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। आप देख रहे होंगे इधर एक साइड में रोड है जहां पे गाड़ियां चल रही है, बीच में साइकिल ट्रैक है और साइड में फुटपाथ है जहां पे लोग जो है पैदल चलेंगे। तो रोड और फुटपाथ के बीच में एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया है। इसमें लोग आसानी से अपनी साइकिल को चला सकते हैं। तो रांची नगर निगम के द्वारा भी अब पूरे रांची में कुछ इस तरीके से साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और साइकिल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। रांची नगर निगम की बात करेंगे, 1979 में रांची नगर निगम को स्टेबलाइज किया गया था। कब? रांची नगर निगम को 1979 में 1979। आशा लकड़ा, कौन? आशा लकड़ा यहां की कौन है? रांची नगर निगम की मेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बाकी हम लोग बात कर रहे थे नगर निगम की, तो झारखंड में 9 नगर निगम है और आप ये 9 नगर निगम को देख सकते हैं। आदित्यपुर, चास, चास कहां पे है? आदित्यपुर की बात करेंगे, ये कहां पे है? तो ये जमशेदपुर में है। चास की बात करेंगे, ये बोकारो में है चास नगर निगम। देवघर जिले में है देवघर नगर निगम। धनबाद में है धनबाद नगर निगम। गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम। मानगो की बात करेंगे, जमशेदपुर में है मानगो नगर निगम। ठीक है, मैं बात करेंगे आदित्यपुर की बात करेंगे, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में, चाईबासा आदित्यपुर। ठीक है, और मानगो की बात करेंगे, ये जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, मेदिनीनगर बात करेंगे पलामू में, और रांची की बात करेंगे तो रांची में है रांची नगर निगम। तो ये झारखंड में 9 नगर निगम है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 9 नगर निगम की। तो ये झारखंड के 9 नगर निगम है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो एरिया वाइज आप देख रहे हैं, एरिया वाइज जो है धनबाद नगर निगम जो है सबसे बड़ा है एरिया वाइज। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक आपको कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो क्लास को एक बार लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानूम सिंह सोई, जानूम सिंह सोई ये कहां की रहने वाली है? इन्हें अभी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानूम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये झारखंड के किस शहर की निवासी है, इनके बारे में जानेंगे, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को देख ले, फिर इनके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानूम सिंह सोई, ये नाम याद रखेंगे, जानूम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो झारखंड के किस शहर की निवासी है? तो इन्हें अभी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहां पे थोड़ा वीडियो को रोकते हैं और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोग झारखंड के सभी पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक क्लास जो है लाया जा सकता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर हमें झारखंड के सभी पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानना है, तो आप लोगों के लिए एक क्लास लाया जा सकता है जिसमें झारखंड के
अब तक, झारखंड निर्माण से अब तक झारखंड के सभी पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में देख लेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग चाहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप लोग झारखंड के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो अगर आप लोग झारखंड के पद्मश्री व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक क्लास ला देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग वो क्लास करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस क्लास के इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा चाईबासा। चाईबासा की रहने वाली है कौन? जानुम सिंह सोई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर, चाईबासा। अब चाईबासा की बात करेंगे तो चाईबासा की ये रहने वाली है जानुम सिंह सोई और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है सर, अब क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने हो लैंग्वेज का संरक्षण किया है, हो लैंग्वेज को अभी तक बचा के रखा है। अगर हो समुदाय की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे हो समुदाय वर्षों से झारखंड निर्माण के पहले से इतिहास में से हो समुदाय जो है वहां पे कोल्हान के क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं और हो लैंग्वेज को इन्होंने बचा के रखा है। हो लैंग्वेज पे इन्होंने लगभग 6 किताबें लिखी है। किनके द्वारा? जानुम सिंह सोई के द्वारा 6 किताबें अब तक हो लैंग्वेज पे लिखी जा चुकी है और इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। चाईबासा की ये रहने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो 53 लोगों को, भारत के 53 लोगों को इनके द्वारा सम्मानित किया गया है पद्मश्री सम्मान से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब हो भाषा के संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और इनके द्वारा हो भाषा में 6 किताबें भी लिखी जा चुकी है। तो जानुम सिंह सोई, ये आप देख सकते हैं जानुम सिंह सोई जो है उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये कौन है? ये है जानुम सिंह सोई। इन्हें आप लोग याद रखेंगे। कहां के रहने वाले हैं? ये चाईबासा के रहने वाले हैं। चाईबासा कहां पे? झारखंड में। तो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में है चाईबासा। और चाईबासा की बात करेंगे तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए झारखंड का जो एक डिवीजन है, कौन सा? कोल्हान डिवीजन, यानी कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो भी चाईबासा में ही है। ठीक है, अब पश्चिमी सिंहभूम में है चाईबासा, यानी ये पश्चिमी सिंहभूम की रहने वाली है और आप ये देख रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम पे चाईबासा यहाँ पे। ठीक है, अब चाईबासा की बात करते हैं तो चाईबासा कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर है। कहां पे? ये पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है उसकी स्थापना कब की गई थी? पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना 1990 में। कब? 1990 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। कब? तो 16 जनवरी 1990 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम ही है और यहाँ पे ब्लॉक की बात करेंगे टोटल 18 ब्लॉक जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए, डाउट नहीं होगा आई होप। अब देखिए, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल किया गया है। 64th पोजीशन पे हेमंत सोरेन को रखा गया है। 64वें स्थान पे हेमंत सोरेन को रखा गया है 100 शक्तिशाली सूची, मतलब शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में। ठीक है, तो हेमंत सोरेन को 64th पोजीशन जो है दिया गया है। इस पोजीशन को भी याद रखेंगे और झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, इस सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड राजस्व विभाग को शराब से कितने रुपए का राजस्व जो है प्राप्त हुआ है? झारखंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बात करेंगे शराब से, तो 2022-23 में शराब से कितना रेवेन्यू जो है कलेक्ट हुआ है? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं
तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस क्लास को हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे बेटा